साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एक बार फिर दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने प्राचीन काल से आक्रमणों से लेते हुए मोहम्मद गोरी तक के आक्रमणों को देखा था। आज हम लोग दास वंश को शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग दास वंश से लेते हुए लोधी वंश तक पढ़ेंगे। 4-5 क्लासें आएंगी और बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं दास वंश को। ठीक, तो क्लास को चालू किया जाए। लाइक शेयर करते चलिए। देखिए, थोड़ा हम लोग कहानी के तरीके से पढ़ते चलेंगे ताकि चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाए। ठीक, तो दास वंश यानी कि गुलाम वंश, दास वंश जिसे गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है। पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी अपने दासों को विभिन्न क्षेत्र भारत का देकर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लाहौर और दिल्ली वाला जो एरिया है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला जाता है और गजनी वाला एरिया जहां की किरमान पड़ता था, किरमान वाला एरिया ताजुद्दीन एल्दोज को दे देता है और उच्च का एरिया नसरुद्दीन कुबाचा को दे देता है और चला जाता है। ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ये 3 प्रमुख दास मोहम्मद गोरी के पूरे जितना भी मोहम्मद गोरी जीता था भारत में, पूरे साम्राज्य पे, पूरे क्षेत्र पर ये 3 लोग शासन करेंगे। सबसे पहले हम लोग साथियों इस दास वंश में, जिसे ममलूक वंश कहा जाता है और गुलाम वंश भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग सारे दास ही थे, गोरी के द्वारा खरीदे गए दास थे। इस दास वंश में कुल 11 शासक शासन करेंगे। 1206 से लेकर 1290 तक दास वंश का समय काल रहेगा। 1290 के बाद खिलजी वंश का शासन शुरू होगा। तो 1290 तक दास वंश चलेगा, जिसकी कहानी को हम लोग देखेंगे। इसमें कुल 11 शासकों ने शासन किया। तो पहला जो शासन था वो यहां पहला शासक मैं लिख दे रहा हूं। पहला शासक जो था वह ऐबक था। पहला शासक कौन था? ऐबक था। ऐबक ने जो शासन किया वह 1206 से 1210 तक किया। 1206 से 1210 तक ऐबक ने शासन किया। इसी 1210 से 1211 तक आराम शाह नाम का एक शासक आता है, इसने शासन किया। लगभग 8-9 महीने शासन इसने किया था 1211 तक। 1211 के बाद 1236 तक इल्तुतमिश शासन करता है। इल्तुतमिश शासन करता है दिल्ली पर। कब से कब तक? तो लगभग 1211 से लेकर 1236 तक ये शासन करता है इल्तुतमिश। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है 3-4 महीने और 1236 से लेकर 1240 तक रजिया शासन करेगी। 1240 से लेकर 1242 तक बहरम शाह शासन करेगा और 1242 से लेकर 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह शासन करेगा और 1246 से लेकर 1265 तक नसरुद्दीन महमूद शासन करेगा और 1265 से लेकर 1287 तक बलवन शासन करेगा और 1287 से लेकर 1290 तक कैकुवाद और क्यूमर्स 2 शासक शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत में। ये कुल 11 शासक इस पूरे दास वंश में शासन करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह ऐबक को पढ़ने जा रहे हैं। पहले ऐबक को पढ़ेंगे, आराम शाह को, इल्तुतमिश तक 1236 तक आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले
इल्तुतमिश जो है, दास वंश का शासन कितना है भैया, पहले यहां देख लीजिए। तो 1206 से लेकर 1290 तक शासन किसका है, दास वंश का। ये ईसवी है, मध्यकाल की बात चल रही है, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोग देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था, जब मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जब लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, तो उसके साथ मतलब गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। हर युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साथ था, क्योंकि गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका निवास स्थान तुर्किस्तान था, मतलब इसका जन्म स्थान तुर्किस्तान था, कि यह अपने माता पिता से बचपन में ही बिछड़ गया और एक नीसापुर का काजी था, उस नीसापुर के काजी ने इसको खरीदा था, उसी ने इसको पाला पोसा और सैनिक शिक्षा, कला साहित्य की शिक्षा दी और बड़ा किया। नीसापुर के काजी का नाम था फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ये व्यक्ति पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद जब योग्य हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। बाद में बेचाते बेचाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के पास आया। गोरी के पास जब आया कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके योग्यता से प्रभावित होकर गोरी इसको अमीर आखुर पद देता है। पहली बार यह कौन सा पद पा रहा है, अमीर ये आखुर, अमीर आखुर का पद मिलता है इसको। यह अश्वशाला का अध्यक्ष वाला पद था, मतलब अश्वशाला का अध्यक्ष इसको बना दिया गया, क्योंकि गोरी बड़ा विश्वास इसके ऊपर करता था। धीरे धीरे यह अपनी योग्यता को साबित करता गया। गोरी के मरने के बाद, गोरी के जाने के बाद, भारत से जब बीच बीच में गोरी जाता था, तो जितने भी प्रदेश थे जो विद्रोह करते थे, उसको यह दबाता रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यह व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं बनता, बल्कि अपने आप को सीपा सालार या मलिक कहता है। क्या कहता है, अपने आप को यह सीपा सालार और मलिक जैसे पदों से अपने आप को यह सुशोभित किया। मतलब सुल्तान नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी थे, जिसमें ताजुद्दीन अल-दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा प्रमुख थे। डर बस यह सुल्तान नहीं बना कि अगर मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो ये लोग विद्रोह न कर दे मेरे खिलाफ। तो यह सीपा सालार या मलिक जैसे पदों से अपने आप को सुशोभित करके संतोष कर लेता है। यह साथियों अपने नाम का सिक्का भी नहीं चलाता है और खुतबा भी नहीं पढ़वाता है। खुतबा का मतलब होता है अपने नाम का आदेश उपदेश। मतलब यह कहीं ना कहीं वास्तविक सुल्तान दिल्ली सल्तनत का नहीं रहता है। इसके समय में बहुत सारी कठिनाइयां भी हुई। इसके समय में प्रमुख कठिनाई इसके प्रतिद्वंदी थे। दूसरी इसकी समस्या ख्वारिज्म शाह था, जिसको पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि वह बराबर भारत पर आक्रमण करता रहता था, भारत के कुछ प्रदेशों पर। ख्वारिज्म शाह, गजनी के पश्चिम में शासन इनका पड़ता, ईरान साइड में। ये लोग भी भारत पर आक्रमण बराबर करते थे, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी। इन कठिनाइयों को इसने किस प्रकार दूर किया, इसको हम लोग देखते हैं। इसके समय में जो प्रमुख कठिनाई थी, पहला तो क्या था, एल्दोज ही था। पहला कौन था, एल्दोज ही था, ताजुद्दीन एल्दोज। दूसरी समस्या इसके सामने क्या है, नसीरुद्दीन कुबाचा।
तीसरी समस्या जो इसके सामने है वह बंगाल की समस्या है। बंगाल भी अभी आगे देखेंगे कि क्या समस्या है। चौथी समस्या है ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह इसकी भी समस्या है कि यह भी भारत पे बराबर आक्रमण करता है। और पांचवी समस्या इसकी जो है, पांचवी जो इसकी समस्या है, इसके अन्य सरदार भी इसके प्रतिद्वंदी हैं जो इसके साथ रहते हैं दिल्ली सल्तनत में। अब इसके सामने सब सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से अब यह कैसे निकलेगा, इन समस्याओं से यह कैसे निकलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसने साथियों अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाई थी, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। यह पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि यह अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाता, लाहौर को बनाता है, इसीलिए तो इसको वास्तविक शासक दिल्ली का नहीं कहा जाता। अब इससे यह निपटता कैसे है, तो इसको हम लोग इसके कार्यों में देखते हैं। इसने कौन कौन से कार्य किया। तो पहला जो काम किया, ये जो ताजुद्दीन एल्दोज है, इसकी बेटी से इसने शादी कर लिया। ताजुद्दीन एल्दोज के बेटी से शादी कर लिया और ये एक समस्या समाप्त हो गया। दूसरी समस्या जो नसीरुद्दीन कुबाचा है, इससे अपनी बहन की शादी कर दिया। यह भी डील हो गया। एक को अपना ससुर बना लिया, एक को अपना जीजा बना लिया, तो दोनों समस्याएं समाप्त हो गई। बंगाल की जो समस्या है ना, बंगाल का शासक था इस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो है, और यह अपने आप को समय समय पर स्वतंत्र घोषित कर देता है। बंगाल की जो समस्या है, ये बख्तियार खिलजी जो है, इसको एक व्यक्ति जाता है अली मर्दन खान इसकी हत्या कर देता है बख्तियार खिलजी की। अली मर्दन खान कौन है, तो अली मर्दन खान मान के चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आदमी है। ये जाता है बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है और अली मर्दन को वहां के सरदार, खिलजी सरदार यानी कि बंगाल के सरदार, उसको कैद कर लेते हैं। अली मर्दन को कैद कर लेते हैं और मोहम्मद शेरा नाम के आदमी को बंगाल पे बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं, मोहम्मद शेरा नाम के आदमी को बंगाल पे बैठा देते हैं और कहते हैं भैया मोहम्मद शेरा, तुम्हें दिल्ली की अधीनता को स्वीकार नहीं करना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को तो गुस्सा होना ही होना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दन के साथ जाता है और मोहम्मद शेरा को हराता है, बंगाल को पराजित करता है, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। यह है बंगाल की कहानी। बंगाल निपट गया। उसके बाद ये जो ख्वारिज्म शाह है, इससे यह अपने समय काल में नहीं झगड़ता और इसके अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं, इनको अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को भी किसी तरह से अपने समय काल में तो मिला ही लेता है। ये कठिनाइयां इसकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। इसके जो कार्य है साथियों, वह हम लोग देख लेते हैं कि इसने क्या क्या कार्य किया, कौन कौन से इसने कार्य किया। इसे तुर्की राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है। क्या माना जाता है, तुर्क राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। पहला कार्य तो यही इसने किया। दूसरा जो कार्य किया इसने गोरी के राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। तीसरा जो इसने कार्य किया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया। यह कहां बनवाया, तो यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया और यह हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। इसी समय 2.5 दिन का झोपड़ा भी यह बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, जो कि एक मस्जिद ही है, जो कि अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर उसके अवशेषों पर बनवाता है।
पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वह कुतुब मीनार का स्थापना है। कुतुब मीनार को बनवाया इसने स्थापित किया। कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार की नींव डाली और कुतुब मीनार को माना जाता है कि एक मंजिल और नींव यही बनवाता है। उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश बनवाता है और चौथी को रिपेयर और पांचवी मंजिल फिरोज तुगलक बनवाता है। ठीक, ये कुतुबुद्दीन के ऐबक के कुछ काम थे, कार्य थे। ठीक, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसकी उपाधियां भी कुछ हैं, उपाधियां। इसे साथियों कुरान खान कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, क्योंकि यह कुरान को सुरीले पाठ में गाता था, कहता था। दूसरी इसकी उपाधि है लाख बख्श, क्योंकि लाखों में दान देता था, लाखों दान देता था, दान के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। तीसरी इसकी उपाधि है हातिम ताई। ये कुल 3 उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई हैं। ठीक, इसने अपने शासन को विस्तार विशेष नहीं किया, क्योंकि 1206 से 1210 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है, तो छोटा काल था, इसका बहुत बड़ा काल नहीं था। इसका अगर मूल्यांकन किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं कि यह दानी व्यक्ति था, बहुत दान देता था। दूसरा मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं यह उदार था, मतलब सीधा था। तीसरी बात आप कह सकते हैं यह मूल्यांकन में इसके विषय में यह कूटनीतिक था। और चौथी बात जो है वह योग्य सेनापति था। मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ने वाला था, काफी मूर्तियों को तोड़ा था इसने। तो ये सब सारी चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कही जाती है। इतना आपको पता है तो आपको सब कुछ पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद इसका पुत्र, कुछ विद्वानों के अनुसार कहते हैं पुत्र, कुछ विद्वान कहते हैं पुत्र नहीं था। इसके बाद शासन करता है आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कहा जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार। यह बहुत ज्यादा समय शासन नहीं करता, ये आराम शाह 8 महीने करता है। उसके बाद दिल्ली के सरदारों ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को बुलवाया जाता है और कहा जाता है कि आओ भैया इल्तुतमिश तुम शासन करो, आराम शाह के बस का नहीं है। तो इल्तुतमिश आता है, आराम शाह को पराजित करता है और दिल्ली पर शासन करने लगता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का जो शासन काल है वह 1211 से लेकर 1236 तक है। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का शादी इसी इल्तुतमिश से कर दिया था। अब ये जो इल्तुतमिश है साथियों, यह भी गुलाम है। तो गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय थोड़ा हम लोग देख ले रहे हैं। जीवन परिचय की इसकी कहानी क्या है? माना जाता है कि इल्तुतमिश के पिता का नाम इलाम खान था और इलाम खान का पुत्र जो इल्तुतमिश है यह काफी सुंदर था
और इस कारण इसका पिता जो था वह इसको बड़ा मानता था, और इसी कारण से इसके अन्य भाई जो थे वह इल्तुतमिश से ईर्ष्या करते थे। और जब एक बार इलाम खां घर पे नहीं था तो इसके भाइयों ने इल्तुतमिश को जाकर बाजार में बेच दिया, क्योंकि दासों का व्यापार अच्छा खासा होता था। बेचाते बेचाते यहाँ जमालुद्दीन मुहम्मद के पास आता है। जमालुद्दीन मुहम्मद इसको गजनी लाता है। कहाँ लाता है? गजनी लाता है। का क्या नाम है इसका? जमालुद्दीन मुहम्मद कहाँ लाता है? गजनी लाता है, और गजनी के बाजार में बेचता है इसको, चौतरा पे बैठा देता है। बढ़िया, काफी सुंदर था। तो इसका भाव बहुत ज्यादा चढ़ता जाता है। जब भाव बहुत ज्यादा चढ़ता जाता है तो यह जो जमालुद्दीन है इसको नहीं बेचता काफी दिनों तक। मोहम्मद गोरी जाता है इसको खरीदने, लेकिन अधिक कीमत हो जाने के कारण मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश को नहीं खरीद पाता, और गुस्सा में मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा देता है। भैया इल्तुतमिश अब तुम नहीं बेचे जाओगे गजनी में, क्योंकि गजनी पर अधिकार गोरी का था ना। और उसी समय गोरी के साथ ऐबक भी था। ऐबक ने भी इल्तुतमिश को देखा, तो ऐबक ने चुप्पे से जाकर इस जमालुद्दीन से बात कर ली कि जमालुद्दीन तुम ऐसा है, गजनी में नहीं बेचा पाएगा क्योंकि मेरे मालिक ने प्रतिबंध लगा दिया है, तुम इसे दिल्ली के बाजार में ले आओ, वहां मैं खरीद लूंगा इसको। तो जमालुद्दीन दिल्ली में लेकर जाता है इल्तुतमिश को, और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लेता है। और इल्तुतमिश इतना योग्य था कि शुरुआती चरण में ही ऐबक इल्तुतमिश को सर-ए-जादार नाम का पद दे देता है। तो पहला पद कौन सा मिल गया इसको? सर-ए-जादार। सर-ए-जादार कौन सा पद था? तो यह अंगरक्षकों का प्रधान का पद था। अंगरक्षकों का प्रधान मतलब बॉडीगार्डों का प्रधान। बॉडीगार्ड बन गया, बॉडीगार्ड का प्रधान, मेन व्यक्ति बॉडीगार्ड का अंगरक्षक बन गया है। धीरे धीरे इसने अपनी योग्यता को साबित किया, और सर-ए-जादार के आगे सर-ए-जादार से भी बड़ा पद इसको दे दिया गया। वह पद था अमीर शिकार का। अमीर शिकार का पद यह अंगरक्षकों के प्रधान से बड़ा पद था, अमीर शिकार का। आगे चलकर यह ग्वालियर की विजय करता है। ग्वालियर की विजय में सहयोग देता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। जब ग्वालियर को विजय कर लेता है तो इसको किलेदार बना दिया जाता है। अब क्या बना दिया गया? किलेदार बना दिया गया। किलेदार का मतलब क्या है? किलेदार का मतलब होता है किले का रखवाला, पूरे किले का स्वामी। किलेदार बना दिया गया इल्तुतमिश को। किलेदार के बाद धीरे धीरे और अनुभवी होता चला जाता है, और इसको दे दिया जाता है पहली बार जो इसको पद दिया जाता है वह बुलंद शहर का इक्तेदार बना दिया जाता है। इक्तेदार बना दिया जाता है। इक्तेदार का मतलब अब यह पूरे सूबे का मालिक बन गया, इक्तेदार बन गया। इसके बाद इसकी योग्यता इतनी बढ़ जाती है, इतना यह मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की निगाह में योग्य व्यक्ति बन जाता है कि इसे दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण सूबा बदायूं दे दिया जाता है। बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है। इसे बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है इल्तुतमिश को। अब बदायूं का यह सूबेदार बन चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो लाहौर के नागरिकों ने इल्तुतमिश को बुलवाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में है, राजधानी लाहौर में है इसकी, दिल्ली नहीं राजधानी है। लाहौर प्रशासन, लाहौर से पूरे दिल्ली को देखता है, पूरे अपने साम्राज्य पे शासन करता है। तो लाहौर के नागरिकों ने इल्तुतमिश को बुलवाया कि भैया इल्तुतमिश तुम बदायूं से आओ लाहौर, और लाहौर पर शासन करो। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। तो 1210 में आराम सा शासक बन जाता है 8-9 महीने तक।
उसके बाद दिल्ली के सीपा सालार अमीर अली एक व्यक्ति था। यह दिल्ली के नागरिकों से मिलजुल कर बदायूं के सूबेदार यानी कि इल्तुतमिश को बुलवाता है कि आओ इल्तुतमिश भैया, इस आराम शाह के पास योग्यता नहीं है, इसे हराओ और दिल्ली पे तुम शासन करो। आता है इल्तुतमिश बदायूं से और दिल्ली में आराम शाह को परास्त करता है, मार डालता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बन जाता है, क्योंकि यह अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। यह अपनी राजधानी कहां बनाएगा? अब ये यहां अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। इल्तुतमिश अपनी राजधानी किसको बना लिया? दिल्ली को बनाता है। अब यहां से यह शासन करना शुरू करता है। इसके सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां थी, जिसमें ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, अब ये दोनों जीवित थे, तो ऐबक को तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने डील कर लिया था, लेकिन यहां तो डील होने वाला है नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वह ऐबक का पुत्र भी नहीं है, दामाद है, तो ये लोग अब तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। उधर राजपूतों ने भी बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया है, बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका है। जो अली मर्दान था ना, यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन में सूबेदार बनाया था बंगाल का, वहां भी अब स्वतंत्र हो चुका है कि भैया मेरा मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है, तो मैं इल्तुतमिश के अधीनता को कैसे स्वीकार करूं? वहां भी स्वतंत्र हो चुका है। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण भी होगा, तो इसके सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों से किस प्रकार यह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इल्तुतमिश के कार्यों को हम लोग देखेंगे। इल्तुतमिश के कार्यों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कार्य किया इल्तुतमिश ने। पहला जो इसने कार्य किया वह किया तुर्कान-ए-चिहलगानी। तुर्कान-ए-चिहलगानी ये क्या है भैया? तुर्कान-ए-चिहलगानी का संस्थापक यह था। इसमें 40 लोग हुआ करते थे। ये 40 लोग इल्तुतमिश को शासन करने में सहयोग प्रदान करते थे। क्यों ऐसा किया इसने? क्योंकि साथियों, जब यह शासक बना ना, तो कुतुबी सरदार और मुइज्जी सरदार, ये कौन थे भैया? कुतुबी सरदार का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, और मुइज्जी सरदार का मतलब होता है मोहम्मद गोरी के गुलाम। उनका अपना एक गुट होता था। कुतुबुद्दीन ने बहुत सारे दासों को कुतुबुद्दीन ने भी खरीदा था, और गोरी के तो लाखों दास थे, तो इन लोगों का अपना एक गुट था। गोरी के दासों का एक गुट था, सरदारों का एक गुट था, कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदारों का एक गुट था। तो इन दोनों गुटों से इल्तुतमिश कैसे निजात पाए, कैसे सामना करे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने गुलामों का, इसने भी बहुत सारा गुलाम खरीदा था, इसने अपने गुलामों का एक समूह बनाया 40 लोगों का, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। पहला कार्य इसने यह किया। दूसरा क्या किया भैया? दूसरा इसने किया एल्दोज को निपटाया। ताजुद्दीन एल्दोज जो था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था, इसको अब यह निपटाएगा। तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 में युद्ध करता है ताजुद्दीन एल्दोज से, और ताजुद्दीन एल्दोज को पराजित करता है, और ताजुद्दीन एल्दोज मारा जाता है। इसकी कहानी यहां पे जाके क्लोज हो जाती है। इसके बाद इसका एक और प्रतिद्वंदी है, कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा जो है, यह पहले तो उच्च का सिर्फ सूबेदार था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा ना, तो बीच में इसने सिंध को और मुल्तान को, लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया, अपने क्षेत्र का विस्तार करता चला गया। इससे भी मंसूरा के युद्ध में, मंसूरा का युद्ध कहा जाता है इसे, मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश कुबाचा को हराता है। इससे भी निजात पा लेता है, इससे भी खाली हो गया। इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वह बंगाल वाली है। कौन है? बंगाल। अब बंगाल की एक छोटी सी कहानी यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने बताया था
बख्तियार के बारे में। बख्तियार था, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था और लूटा था, जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को, जो महीनों तक पुस्तकालय जला था। इस चूतिया व्यक्ति को यह नहीं पता था कि उस पुस्तकालय में कितने अनोखे ज्ञान होंगे जिसको मैं जला रहा हूं। इसको यह नहीं पता था कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो क्या एडिसन के परिवार वाले सिर्फ मजा ले रहे हैं, या फिर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज की थी तो सिर्फ राइट बंधुओं के परिवार के लोग जहाजों से उड़ रहे हैं, बाकी सब नहीं उड़ रहे हैं। इस चूतिया व्यक्ति को यह नहीं पता था कि ज्ञान जो है वह पूरे संसार को लाभ देता है, किसी विशेष व्यक्ति को लाभ नहीं देता, पूरा संसार उससे लाभ प्राप्त करता है। लेकिन इस व्यक्ति ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को तहस नहस करके, माना जाता है कि हजारों टीचरों को गला काट दिया, विद्यार्थियों को बहुत सारे को मारा और पूरे 3 मंजिला पुस्तकालय को जला दिया इस चूतिया व्यक्ति ने। ठीक, ये वही बंगाल का व्यक्ति बख्तियार खिलजी है जिसको अली मर्दान ने मारा था जान से। तो अली मर्दान जब मारा इसको, तो अली मर्दान सिंहासन पे नहीं बैठा था। अली मर्दान को तो कारागार में डाल दिया गया था बंगाल के सरदारों के द्वारा। बंगाल के सरदारों ने मोहम्मद शेरा नाम को शासक बैठा दिया था। क्या नाम है इसका? मोहम्मद शेरा। इसको बैठा दिया था बंगाल में, शेरा को, और कहा था शेरा भैया तुम कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता को स्वीकार नहीं करोगे। अब जो अली मर्दान था, अली मर्दान जो था, ये अली मर्दान जो था, यह व्यक्ति जेल में था बंगाल में। किसी तरह जेल से छूटकर भागता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको लेकर जाता है और इस शेरा को हराकर बंगाल को जीत लेता है और अली मर्दान को वहां का सूबेदार बना देता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक तक की कहानी थी। अब यही अली मर्दान खान इल्तुतमिश के समय में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है बंगाल में। अब ये जब स्वतंत्र घोषित कर दिया है तो इसी समय वही जो बंगाल के खिलजी सरदार, अभी बहुत सारे खिलजी सरदार हैं, उन्हीं लोगों ने इसको भी निपटा दिया, अली मर्दान को भी निपटा दिया। और उन्हीं सरदारों में से, बंगाल के सरदारों में से ही एक हुसामुद्दीन एवाज खिलजी नाम है इसका। यह व्यक्ति बिहार को भी जीत लेता है और अपने अगल बगल वाले क्षेत्रों से भी कर लेता है। अब ये हुसामुद्दीन एवाज खिलजी जो है यह स्वतंत्र शासक है फिर बंगाल का। अब इल्तुतमिश इस पर आक्रमण करता है और जब आक्रमण करता है तो हुसामुद्दीन हाथ जोड़ लेता है इल्तुतमिश से और कहता है भैया इल्तुतमिश तुम यहाँ से धन दौलत खोब ले जाओ, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। और इल्तुतमिश बंगाल को इसी के हवाले छोड़कर चला जाता है और बिहार का सूबेदार बना देता है मलिक जानी नाम के व्यक्ति को। बिहार का सूबेदार बंगाल का यही है अभी। अब जैसे ही इल्तुतमिश वापस चला जाता है, ये हुसामुद्दीन मलिक जानी को पीटता है, खदेड़ देता है और बिहार को फिर अपने कब्जे में कर लेता है। अब ये जो इल्तुतमिश है इसका पुत्र है नसरुद्दीन महमूद। इसका पुत्र कौन है? महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो कि पुत्र है इल्तुतमिश का, अपने पुत्र को भेजता है हुसामुद्दीन के पास और कहता है नसरुद्दीन पुत्र मेरे बेटे, जाओ तुम हुसामुद्दीन को पराजित करके आओ, लेकिन तुरंत मत करना युद्ध, तुरंत मत करना आक्रमण बंगाल पर। हुसामुद्दीन जब बाहर कहीं आक्रमण करने जाए तब करना, जब बंगाल की राजधानी लखनऊती खाली हो। तो हुसामुद्दीन बंगाल के पूर्वी एरिया में व्यस्त होता है। उसी समय नसरुद्दीन महमूद बंगाल के लखनऊती पर आक्रमण कर देता है और लखनऊती को जीत लेता है। जब तक हुसामुद्दीन आता है नसरुद्दीन महमूद के पास युद्ध करने के लिए, तब तक कहानी समाप्त हो चुकी होती है और हुसामुद्दीन को भी नसरुद्दीन महमूद मार डालता है। अब यह शासक हो गया नसरुद्दीन जो इल्तुतमिश का पुत्र है। ये कहानी है 1226 की। 1226 से 1229 तक ये व्यक्ति बंगाल को संभालता रहता है नसरुद्दीन।
इसकी भी मृत्यु संजोग से 1229 में हो जाती है। और जब 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो व्यक्ति नाम है उसका इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी। इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी यह व्यक्ति शासक बन जाता है बंगाल का। नसरुद्दीन महमूद मर गया है तो यह व्यक्ति शासक बन गया और यह भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके बाद इल्तुतमिश इस पर आक्रमण करता है, इसको पराजित करता है, इसको जान से मारता है। अब फाइनली बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। फाइनली दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है और बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, बिहार और बंगाल में। क्योंकि बंगाल में बिहार को मिला लिया होता है ये हुसामुद्दीन और दोनों के अलग अलग सूबेदार बना दिए जाते हैं। ये कहानी है बंगाल की जिससे इल्तुतमिश छुटकारा पाता है। पांचवा जो इसने कार्य किया वह मंगोल आक्रमण था। अब बंगाल और मंगोल ये दो कहानी जरूर समझ लीजिएगा साथियों। पूरे दिल्ली सल्तनत में यदि ये दो कहानी समझ लिया आपने ना, बंगाल वाला चैप्टर और मंगोलों वाला चैप्टर, तो पूरे दिल्ली सल्तनत में कुछ है ही नहीं है। ठीक, अब मंगोलों की क्या कहानी है? तो मंगोल मंगोलिया के रहने वाले थे, आप लोग जानते हैं, चीन के आसपास वाले एरिया में। यहां का एक शासक था चंगेज खां। यह व्यक्ति चीन का जो गोभी वाला रेगिस्तान है और एशिया का जो घास वाला मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की कुछ बर्बर जातियां थी, असभ्य जातियां थी, उनको अपने नेतृत्व में इकट्ठा करता है। एक बढ़िया सा सेना बनाता है और चीन को, ईरान को, इराक को, तुर्किस्तान को जीतता हुआ भारत की ओर आगे बढ़ता है। सबको निपटाता हुआ यहाँ आगे बढ़ता है। और यह व्यक्ति आक्रमण करता है जब ख्वारिज्म शाह पर, ख्वारिज्म शाह कौन है? ईरान का शासक। ईरान में ख्वारिज्म शासक है जिसको मैंने पिछली क्लासों में बताया हुआ है। जब ईरान पर आक्रमण करता है, ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण करता है चंगेज खां, तो वहां का शासक ख्वारिज्म शाह कैस्पियन सागर की ओर भाग जाता है। और ख्वारिज्म शाह का पुत्र है जलालुद्दीन मागबरनी। क्या नाम है इसका? जलालुद्दीन मागबरनी, ये इसका नाम है। जलालुद्दीन मागबरनी नाम है इसका, जो कि चंगेज खां के आक्रमण से ख्वारिज्म शाह का पुत्र था, भागकर भारत की ओर आ रहा है। अब यह व्यक्ति इल्तुतमिश से सहायता मांगेगा, क्योंकि साथियों भारत का जो सिंध नदी वाला एरिया है ना, सिंध नदी के आसपास वाले एरिया में जलालुद्दीन मकबरनी और नसरुद्दीन कुबाचा और खोखरों के बीच और मंगोलों के बीच हमेशा युद्ध, सिंध का जो दोआब वाला एरिया है वहां हमेशा युद्ध इन चारों का होता रहता था, हमेशा। लेकिन इल्तुतमिश सेव था। इल्तुतमिश सिंधु नदी के क्योंकि पूरब साइड था, भारत वाले एरिया में था, तो इल्तुतमिश सेव था। अब यह जलालुद्दीन मकबरनी इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, कहता है भैया इल्तुतमिश, मंगोलों ने हमें खेदा है और तुम मेरी सहायता करो ताकि मंगोलों को हम लोग पराजित कर ले। क्योंकि यह जलालुद्दीन मकबरनी जो खोखर जनजात थी, खोखरों के नेता राय खोखर की पुत्री से इसने शादी कर लिया है। यह भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। शादी कर लेता है उससे और दो गुट एक हो गए, और इल्तुतमिश को मिला लेता तो तीन गुट एक हो जाते। क्योंकि इसी बीच में इस जलालुद्दीन मकबरनी ने कुबाचा को भी बड़ी हानि पहुंचाई थी। कुबाचा के भी कई क्षेत्रों को इसने जीत लिया था। लेकिन जलालुद्दीन मकबरनी के राजदूत जो कि इल्तुतमिश के पास आता है, उस राजदूत की हत्या करवा देता है इल्तुतमिश। हत्या करवा देता है तो मंगोलों से आक्रमण का सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि मंगोलों की जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता इल्तुतमिश ने नहीं की, तो मंगोलों से इसकी शत्रुता ही नहीं हुई। ये कहानी थी जलालुद्दीन मकबरनी की। मतलब मंगोलों से भी इल्तुतमिश अपने देश को, अपने राज्य को सुरक्षित रख पाता है। छठवां जो कार्य इसने किया ना, वह था शासन से संबंधित। इसको खलीफा का अधिकार पत्र प्राप्त था साथियों। मतलब जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे खलीफा, उन्होंने इसको एक अधिकार पत्र दिया था कि भैया इल्तुतमिश,
तुम दिल्ली सल्तनत के कानूनी सुल्तान हो, वैध सुल्तान हो, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, चाहे नसरुद्दीन कुबाचा हो, चाहे ताजुद्दीन एल्दौज हो। ठीक, इसी कारण से इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। इसने क्या क्या किया, तो इसको मैं शासन प्रबंध यहां लिख दे रहा हूं, शासन प्रबंध। तो शासन प्रबंध में जो पहली बात हुई, क्या हुई, अधिकार पत्र मिला इसको, अधिकार पत्र इसे मिला। दूसरी बात क्या इसने किया, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तीसरी बात क्या थी भाई, तीसरा था इसने सिक्के भी अपने नाम से चलवाए, सिक्का भी चलवाया। चांदी का सिक्का इसने चलवाया जो 175 ग्रेन का था, तांबे का जीतर चलवाया इसने, और सिक्कों पे टकसाला का नाम भी छपवाना इसी ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया साथियों, यहां मैं साथ लिखकर इसको प्रेजेंट करता हूं, इकता प्रणाली, इकता व्यवस्था को लागू किया इसने, इकता व्यवस्था को लागू किया इसने। इकता व्यवस्था का मतलब है जो अभी तक सामंतशाही वाली शासन चल रही थी, जो जमींदारों वाला शासन चल रहा था, उसको समाप्त करके पूरे दिल्ली सल्तनत को प्रदेशों में बांट दिया, इकता में बांट दिया, और उन इकताओं का एक इक्तेदार यानी कि सूबेदार बना दिया गया। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इल्तुतमिश का। ठीक, इतने कार्य इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश का यदि मूल्यांकन किया जाए, इल्तुतमिश का मूल्यांकन किया जाए, तो मूल्यांकन में पहली बात आप लिख सकते हैं कि यह धार्मिक और सुसभ्य व्यक्ति था, यह सुसभ्य और धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि यह रात के समय यह पूजा पाठ करता था। यह दूसरी जो बात है, यह योग्य शासक था, योग्य तो होगा ही भैया, योग्य शासक था। तीसरी बात क्या है, यह दूरदर्शी था। दूरदर्शी क्यों, क्योंकि इसने अपने बेटों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि अपने पुत्री रजिया को बनाकर चला गया था, दूरदर्शी था। चौथी बात इसके मूल्यांकन में जो महत्वपूर्ण है, वह था अनुभवी सेनापति, अनुभवी सेनापति था, काफी अनुभवी हो चुका था, अनुभवी सेनापति था। ये इसके मूल्यांकन में आप इतनी सारी चीजों को डाल सकते हैं। ठीक, इसने अपने अनुभव के कारण ही साथियों हिंदू राजाओं से बड़े ही चतुराई तरीके से संघर्ष किया और लास्ट में विजय प्राप्ति इसको हुई। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था, जो कालिंजर और अजयगढ़ वाला एरिया था, इसको चंदेलों ने जीत लिया था, और ग्वालियर और झांसी वाले एरिया को प्रतिहारों ने जीत लिया था। चौहानों ने रणथंभौर और जोधपुर को अपने कब्जे में कर लिया था। इसी प्रकार दोआब वाला एरिया, चाहे फिर कटेहर हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, बनारस हो, यह भी सारे स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इन सारे प्रदेशों को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया और धीरे धीरे विजय प्राप्त कर ली। रणथंभौर को 1226 में निपटा दिया, जीत लिया। 1229 में इसने जालौर को जीत लिया। 1231 में इसने ग्वालियर को जीत लिया। धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों को इसने जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। ठीक, तो यहीं पे साथियों आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो हनुमान जी IAS क्लासेस को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए साथियों। तो जय सिया राम, बाय बाय।